हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की प्रॉपर्टीज और उस पर कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे। इस लेक्चर में हम लोग नर्स्ट इक्वेशन के बारे में सीखेंगे। लेक्चर नंबर 3, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन की स्टडी करना मतलब है ना, इस चीज की स्टडी करना कि सेल के ईएमएफ पर कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं लिख सकता हूं कि वी आर गोइंग टू स्टडी इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन ई सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। मान लीजिए आपके पास एक सेल है और ये एक सेल है और इस सेल में कोई इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है। इसके अंदर जो सेल रिएक्शन हो रहा है, जो सेल रिएक्शन है वो इस तरह से AA प्लस BB चेंजेस इनटू CC प्लस DD, ये सेल रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर। अब सेल एक सिस्टम है। नाउ सेल इज अ सिस्टम, एक सिस्टम है और किसी भी सिस्टम के कई सारे थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर होते हैं जिसमें से एक गिब्स फ्री एनर्जी भी होता है। ठीक है, इस सेल एज अ सिस्टम की डेल्टा G गिब्स फ्री एनर्जी है। ठीक है ना, दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सेल, सेल की गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, इस सेल की स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कुछ ना कुछ रही होगी। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब होता है कि टेम्परेचर 298 केल्विन हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। ठीक है, इसको आप स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। नर्स ने इन दोनों के बीच का कनेक्शन बताया। क्या बताया? कहा कि अगर आपको किसी सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे पता है तो आप उसकी किसी और कंडीशन पे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जितनी होती है उसमें अगर आप 2.303 RT log Q जोड़ दीजिए तो आपको किसी और टेम्परेचर पर, डिजायर्ड टेम्परेचर पे, डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन पे गिब्स फ्री एनर्जी मिल जाएगी। ये नर्स्ट इक्वेशन है। दिस इज नर्स्ट इक्वेशन, ये नर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब नर्स्ट इक्वेशन को और आप डिटेल में भी लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G प्लस 2.303 RT log Q को क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको आप Q कहते हैं। ठीक है ना, इसे आप Q कहते हैं। तो बेसिकली और डिटेल्ड इक्वेशन आ गया आपका गिब्स फ्री नर्स्ट इक्वेशन, और डिटेल्ड आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि यहां पे मुझसे गलती हो रही है, डेल्टा G नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी आपको किसी भी सिस्टम की या ना किसी भी सेल की पता है तो किसी भी डिजायर्ड टेम्परेचर और डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन का उसकी गिब्स फ्री एनर्जी पे क्या असर पड़ता है वो ये इक्वेशन बताता है। ठीक है, कि आपको अगर एक स्टैंडर्ड पता है, टेम्परेचर अपने मन से ले लीजिए, अपने मन से चीजों का कंसंट्रेशन ले लीजिए, अब नई गिब्स फ्री एनर्जी उस सेल की क्या होगी, ये नर्स्ट इक्वेशन बताता है। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2 में, कि डेल्टा G को हम लिख सकते हैं -NF E सेल। ठीक है, E सेल लिख सकते हैं। और यह भी पढ़ा था कि हम अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखते हैं तो NF E नॉट सेल लिखा जा सकता है। ठीक है, अब करना क्या है, इस चीज को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और इस चीज को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या मिल जाएगा? जो आपको मिलेगा वो ये है, डेल्टा G इक्वल टू -NF E सेल इज इक्वल टू -NF E नॉट सेल प्लस 2.303 RT log C का पावर C इंटू D का पावर D बाय A का पावर A इंटू B का पावर B। ठीक है ना। आप NF से थ्रू आउट क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। क्या मिल जाएगा? E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT
बाय एन एफ लॉग सी का पावर सी इंटू डी का पावर डी बाय ए का पावर ए इंटू बी का पावर बी, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है ना, ये लिखा जा सकता है। ये आपका चूंकि नर्स्ट इक्वेशन से डिराइव्ड है, इसलिए अक्सर इसको भी लोग नर्स्ट इक्वेशन ही कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब भी नर्स्ट इक्वेशन की बात आती है तो हम ओरिजिनल नर्स्ट इक्वेशन को भूलकर इसी को नर्स्ट इक्वेशन कहना शुरू कर देते हैं, जबकि ओरिजिनली नर्स्ट इक्वेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड गिव्स फ्री एनर्जी एट डिजायर्ड टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अनुसार, है ना। अब हम इससे पता लगा सकते हैं कि अगर हमें सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ पता है तो डिजायर्ड टेम्परेचर और डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन पे उसका ईएमएफ कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां ध्यान देने वाली बात है कि इस नर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको पता है कि R की वैल्यू है ना 8.31 होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। आप आमतौर पे स्टैंडर्ड कंडीशन ही आपके लेवल पे है ना, इंटरमीडिएट लेवल पे आईआईटी मेडिकल के प्रिपरेशन में टेम्परेचर अक्सर कांस्टेंट ही मान लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का वेरिएशन अभी हमें नहीं पढ़ना, हम आगे लेक्चर नंबर 6 या 7 में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर बदलने पर सेल के ईएमएफ पे क्या चेंज आता है। अभी हमारा मेन फोकस जो है ना वो कॉन्सेंट्रेशन ही है। ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ही पढ़ना चाहते हैं। टेम्परेचर हम विल डू इट लेटर ऑन, आगे चल के हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इसलिए मैंने यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया है और लेट अस अज्यूम इट्स वैल्यू टू बी 298 केल्विन। एन तो एन है, एफ की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, एफ इज फैराडे 96500 कूलम। ये आर की वैल्यू, ये वैल्यू, टी की वैल्यू और एफ की वैल्यू रखने पर ये जो नर्स्ट इक्वेशन मॉडिफाई होकर इतना निकल के आता है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। ये वैल्यू रख देना है ना, आर के जगह पे आप 8.31 रख दीजिए, यहाँ पे 298 रख दीजिए, यहाँ पे 96500 कूलम रख दीजिए, तो इस चीज की वैल्यू इतनी निकल के आती है। ये भी एक स्टैंडर्ड, ये भी एक नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये सबसे इजी फॉर्म है जो यूजेबल है ना, अक्सर हमें है ना क्वेश्चंस में यही फॉर्म यूज करना होगा। एक चीज का और हमें ध्यान देने की जरूरत है यहां पे, क्या कि एट इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 हो जाता है। अगर डेल्टा जी 0 हो जाएगा तो आप कह सकते हैं ई सेल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं ई सेल भी 0 हो जाता है। और इस पूरी वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू है जिसको हम क्यू कहते हैं, इस क्यू की वैल्यू जो है वो के इक्विलिब्रियम कही जाती है। इसको मैंने इक्विलिब्रियम चैप्टर में ही पढ़ा है ना। इस क्यू को हम लोग रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। रिएक्शन कोशेंट जो है, कोशेंट वेरिएबल होता है, बदलता उलता रहता है, लेकिन के इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है। तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्यू घट बढ़ सकता है। जब क्यू और के इक्विलिब्रियम बराबर होते हैं तब सिचुएशन इक्विलिब्रियम की होती है। ठीक है ना, तो अगर मैं बारी बारी से ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, पहले मैं डेल्टा जी बराबर 0 और क्यू बराबर के इक्विलिब्रियम इस इक्वेशन में रख रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, है ना, ये डेल्टा जी आप 0 ले लीजिए तो डेल्टा जी नॉट इधर जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस इधर भेज दीजिए। आप क्या लिख सकते हैं, ये भी अक्सर इस इक्वेशन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। इसके बारे में मैंने इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी बातचीत की है कि कैसे गिब्स फ्री एनर्जी और किसी रिएक्शन के, है ना, किसी इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जा सकता है। आपको याद होगा, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज पढ़ी है तो आप डेल्टा जी नॉट को डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और वेरिएशन ऑफ फॉर्म हो गया नर्स्ट इक्वेशन का। अब मैं ई सेल बराबर 0 यहां रख रहा हूं, ई सेल बराबर 0 रखता हूं यहां पे, है ना, या यहां भी रख सकते हैं आप। ई सेल बराबर 0 रख दीजिए और इसको के इक्विलिब्रियम रख दीजिए, तो आपको एक और नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्म मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, इसको 0 ले लीजिए, ये आ जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, लॉग के इक्विलिब्रियम, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या सीखा मैंने, है ना, हम लोगों ने शुरुआत की थी नर्स्ट इक्वेशन से। ओरिजिनल नर्स्ट इक्वेशन ये है, उसको सेल के लिए मैंने
यूज कर लिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, है ना, ये काम आएगा आपको, ठीक है, या इस रूप में काम आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम पर मैंने जब कंडीशन इक्विलिब्रियम की रखी तो मुझे पता चला कि किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम और गिब्स एनर्जी में भी रिलेशनशिप है, या कह सकते हैं कि किसी सेल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम और उसके स्टैंडर्ड ईएमएफ के बीच में भी रिलेशनशिप, है ना, एस्टैब्लिश होता है इस तरह का, ठीक है। अब अगला काम क्या है, आइए देखते हैं कि नॉस्ट इक्वेशन कैसे किसी सेल और हाफ सेल के लिए हम लगा सकते हैं। इसका मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं, हाउ टू अप्लाई नॉस्ट इक्वेशन। तो इसमें दो केसेस है। पहला, फर्स्ट, क्या मान लीजिए अगर आपको एक सेल मिल जाता है, ठीक है ना, एक सेल मिल जाता है, जैसे जिंक है, जिंक इज चेंजिंग इनटू जिंक +2 C1 कॉन्सेंट्रेशन है, फिर कॉपर +2 C2 कॉन्सेंट्रेशन इज चेंजिंग इनटू कॉपर। एक सिंपल डेनियल सेल ले लीजिए, ठीक है। अब इसके लिए नॉस्ट इक्वेशन कैसे लगाना है मैं सिखा रहा हूं, बस ये बिल्कुल एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं, न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। तो जब भी आपको एक सेल दिया हो, पहले आप उसके एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन लिखिए और कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन लिखिए, ठीक है। एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, जिंक चेंजेस इनटू जिंक +2 इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर। आपने लिखा जिंक +2 में बदल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर जिंक का कॉन्सेंट्रेशन C1 है और अदर कॉपर +2 आयन का C2 है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जिंक और कॉपर जो सॉलिड होंगे उनका एक्टिव मास 1 या यूनिटी ले लिया जाता है, तो इनका कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, आयंस का ही कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब इन दोनों को जोड़कर जो आप लिखेंगे उसे हम सेल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, सेल रिएक्शन कहते हैं। सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जिंक प्लस कॉपर +2 C2 कॉन्सेंट्रेशन +2 इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस इनटू कॉपर प्लस जिंक +2, है ना, C1 कॉन्सेंट्रेशन +2 इलेक्ट्रॉन। ये सेल रिएक्शन है। अब अगर मुझे कहा जाए कि इसके लिए नॉस्ट इक्वेशन लिखिए, तो मैं लिख सकता हूं ई सेल, अभी देखा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q, ठीक है, या Q क्या, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे प्रोडक्ट जिंक है, ठीक है, जिंक का कॉन्सेंट्रेशन बाय, है ना, कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन, है ना, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कॉपर +2, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब कैसे लिख सकते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल को कैसे लिखा जाएगा, ई नॉट सेल जब भी निकालना हो तो आपको याद होगा, मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी C को रेफरेंस मानकर निकाले जाते हैं। जितने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले जाते हैं उससे हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई थी, ठीक है। उन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल से ई नॉट सेल निकलेगा। कैसे निकलेगा, ई नॉट सेल में किसका कंट्रीब्यूशन है, आप कहेंगे ये जो ई नॉट सेल है उसमें जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक प्लस कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो जो हो रहा है वही लिखा जाए ना, जरूरी नहीं कि आप रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड ही लिखे, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ही लिखे, आप जो हो रहा है वो लिखिए। जिंक ऑक्सीडाइज कर रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे, कॉपर रिड्यूस कर रहा है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, कॉपर +2 / कॉपर माइनस 0.0591 अपॉन n log जिंक +2 बाय कॉपर +2, ठीक है। या आप और अप्रोप्रिएटली क्या लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट जिंक +2 प्लस ई नॉट कॉपर +2 / कॉपर माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू क्या होगी, इसलिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल नहीं किया, यहां पे दिख रहा है इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, ठीक है, यहां पे आप 2 लिख देंगे, लॉग जिंक का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, C1 हो जाएगा, और कॉपर का कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट, है ना, क्या दिस इज हाउ, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, जस्ट मैं दिखा रहा हूं कि कैसे नॉस्ट इक्वेशन आप एक सेल के लिए लगाकर, है ना, लगा सकते हैं। कैसे क्वेश्चन करते समय अगर आपसे ई सेल पूछा जाए
तो आप इस तरह से चीजें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सब सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे, ये वैल्यू C1 C2 अक्सर क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। अब एक चीज तो सीख लिया आपने, फर्स्ट केस आपने सीखा कि आप कैसे एक सेल के लिए नॉस्ट इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। पहली चीज सीखी हम लोगों ने, हाउ टू अप्लाई नॉस्ट इक्वेशन फॉर अ सेल, एक सेल के लिए कैसे लगाते हैं। लेकिन अभी आपको यह जानना चाहिए कि हाफ सेल भी एक सिस्टम है, जरूरी नहीं कि फुल सेल ही एक सिस्टम हो, हाफ सेल भी एक सिस्टम होता है। मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर एक हाफ सेल है, हाफ सेल मतलब एक तरफ का इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए यहां पे जिंक सल्फेट है और सिर्फ जिंक है, ये हाफ सेल है, ये एनोड है। फिर ऐसे ही यहां पे कैथोड होगा, दोनों को मिला लेंगे तो फुल सेल हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे तब तो कंप्लीट सेल हो जाएगा। पर मैं हाफ सेल की बात कर रहा हूं कि कभी आपको हाफ सेल दिया हो तो क्या किया जाए, ठीक है। तो सेकंड चीज हम क्या लर्न करने वाले हैं, हाउ टू अप्लाई नॉस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। हाफ सेल के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए लॉजिक ये है कि सिंस, है ना, चूंकि सिंस हाफ सेल इज ऑल्सो अ सिस्टम, हाफ सेल जो है वो भी एक सिस्टम है, और अगर कोई सिस्टम है तो उस सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी या उस सिस्टम का क्या है ना, गिब्स फ्री एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये हाफ सेल एक सिस्टम है तो इसकी हम गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उससे फिर हम, है ना, इस ईएमएफ या नॉस्ट इक्वेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं, सिंस हाफ सेल इज ऑल्सो अ सिस्टम, it can system, hence it will also have डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो एक काम करते हैं, वैसे ही करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे इस हाफ सेल के लिए, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब करना क्या है, इसका क्यू क्या होगा, क्या रिएक्शन हो रहा होगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर ये एनोड है, जिंक इज चेंजिंग इनटू, वाली इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, ठीक है। हो सकता है हाफ सेल आपको ऐसे दिया हो कि जिंक इज चेंजिंग इनटू जिंक +2 एंड C1 इज द कॉन्सेंट्रेशन, ये हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन है। मान लीजिए कहा गया कि ये हाफ सेल है, आप इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, दिया होगा क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा, हो सकता है आपको E0 जिंक चेंजेस इनटू जिंक +2 दिया हो और पूछा जाए कि इसका स्टैंडर्ड तो आपको दिया होगा, विल बी गिवन, पूछा जा सकता है कि किसी भी डिजायर्ड टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन पे ईएमएफ या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं इसमें रिएक्शन क्या होगा, जिंक चेंजेस इनटू जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। नाउ सिंस इट इज सॉलिड, इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर ये जो है आयन जो है ना, इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है। अब आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF, ई सेल नहीं लिखेंगे, लिखेंगे E ऑफ जिंक चेंजिंग इनटू जिंक +2, मतलब क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक कैन बी रिटन एज, इसको क्या लिख सकते हैं, -NF E0 जो कि स्टैंडर्ड है, हमें पता है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 2.303 RT log Q को क्या लिखेंगे आप, प्रोडक्ट साइड जिंक है, जिंक को ही लिखा जाएगा, जिंक +2 का कॉन्सेंट्रेशन बाय, है ना, सॉलिड चीजों का एक्टिव मास क्या ले लिया जाता है, 1 ले लिया जाता है, तो इसको आप 1 लिख देंगे, ठीक है। आप NF से डिवाइड कर लीजिए, आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं जिंक का कभी भी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो पहले उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लीजिए, है ना, और उसको 2.303 RT, है ना, बाय NF माइनस करके इनटू लॉग जिंक ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो यहां मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको यहां पे सिखा रहा हूं कि कैसे अगर आपको हाफ सेल के लिए भी नॉस्ट इक्वेशन लगाना पड़े तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। आप पूरे सेल के लिए जब लगाते हैं तब आप ईएमएफ ऑफ द सेल निकालते हैं, और जब भी आप हाफ सेल के लिए लगाते हैं तो या तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे होंगे या फिर आप रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का रूप धर लेगा। इसको मैं और साफ साफ लिखूं, क्या लिख सकता हूं, E जिंक +2, oxidation potential of zinc is equals to standard oxidation potential of zinc plus माइनस R की वैल्यू 8.31 रख दीजिए,
है ना, और टेम्परेचर को 298 केल्विन रख दीजिए, एफ की वैल्यू 96500 कूलम रख दीजिए, ये कितना निकल के आ जाएगा 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू यहां पे क्या है 2 है, 2 रख दीजिए, लॉग है ना जिंक का कॉन्सेंट्रेशन कितना है C1 रख दीजिए। ठीक है, ये तरीका है हाफ नॉस्ट इक्वेशन लगाने का किसी भी हाफ सेल के लिए। ठीक है, बहुत सारी बातें आपके क्वेश्चंस करने पे भी क्लियर होती हैं, पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने किया क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग C1, ऐसा कुछ किया है। मतलब क्या, अगर आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है और कॉन्सेंट्रेशन आप अपने मन से लेते हैं, तब नया पोटेंशियल क्या होगा यह आप नॉस्ट इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नॉस्ट इक्वेशन करता ही यही है कि अगर आपको स्टैंडर्ड पता है, यहां भी वैसे ही हुआ है, अगर आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ पता है तो एक डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जो नया ईएमएफ निकल के आएगा सेल का वो कितना होगा, ये नॉस्ट इक्वेशन हमें बताता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने अब तक हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने नॉस्ट इक्वेशन की स्टडी की, नॉस्ट इक्वेशन किसे कहते हैं, उसके यूजेबल फॉर्म्स डिराइव किए, और यह भी मैंने आपको बताया कि कैसे नॉस्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं किसी भी सेल के लिए और किसी भी हाफ सेल के लिए। अब जो चीज बच जाती है वो है क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चंस के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड potential of following electrodes at 298 केल्विन। क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक एक करके हम लोग कई सारे इलेक्ट्रोड्स देखेंगे, कुछ गैस इलेक्ट्रोड्स, कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, कुछ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहला पार्ट है ए, क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रोड है ऐसे कॉपर +2 0.001 m स्लैश कॉपर, और दिया हुआ है कि इसका E0 कॉपर +2 स्लैश कॉपर जो है वो +0.34 वोल्ट है। ठीक है ना, ठीक है, तो पूछा जा रहा है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, यानी आपसे ये पूछा गया है कि E कॉपर +2 स्लैश कॉपर क्या होगा, ये पूछा गया। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, जो हो रहा है पहले उसका रिएक्शन लिखा जाए। हो क्या रहा है, कॉपर इज चेंजिंग इनटू कॉपर +2, तो मैं यहां लिख रहा हूं कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन इज चेंजिंग इनटू कॉपर। ठीक है, यहां इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.001 m है। ठीक है, और इसका तो यूनिटी लिया जाता है, ये एक्वस है और ये सॉलिड है। ठीक है, अब होगा क्या, आप लिख सकते हैं, मैंने अभी सिखाया हाफ सेल के लिए कैसे लिखना है, जो हो रहा है वो लिखिए, E कॉपर +2 स्लैश कॉपर, E कॉपर +2 स्लैश कॉपर इज इक्वल्स टू E0 कॉपर +2 स्लैश कॉपर माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 2 लॉग कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन तो 1 हो जाएगा एक्टिव मास, और इसका हो जाएगा है ना ये 0.001। ठीक है, ये आ जाएगा E कॉपर +2 स्लैश कॉपर इज इक्वल्स टू E0 की वैल्यू कितनी है 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 10⁻³ है, ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। E कॉपर +2 स्लैश कॉपर इज इक्वल्स टू 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग 10⁻³ कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 3 इंटू लॉग 10। ठीक है, और आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, E कॉपर +2 स्लैश कॉपर टर्न्स आउट टू बी क्या आ जाएगा 0.34 माइनस 3 1 3 3 9 27 2 यहां पे 7 3 5 15 16 17 1 7 0.2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.68 माइनस 0. इसको 18 ले लेते हैं, 18 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो E कॉपर +2 स्लैश कॉपर इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 2, तो अप्रोक्सीमेटली 0. क्या आ जाएगा 25 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हुआ। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट क्या कहता है, कहता है कि जिंक +2 0.02 m है यहां पे, और दिया हुआ है E0 जिंक +2 की वैल्यू दी गई है ना -0.76 वोल्ट, और आपको जिंक का
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है ना, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, ये चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और दिया उल्टा है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये चीज दी गई, ठीक है। मैंने हमेशा कहा कि जब भी ऐसा केस आ जाए आप सबसे पहले क्या करिए, है ना, इक्वेशन लिखिए। क्या इक्वेशन लिखेंगे आप लिख सकते हैं जिंक इज चेंजिंग इनटू जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज लाइक 0.02 m। अब आप इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, E ऑफ जिंक चेंजिंग टू जिंक प्लस टू इज इक्वल्स टू E नॉट जिंक प्लस टू माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग जिंक का कॉन्सेंट्रेशन, है ना, बाय 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, E जिंक प्लस टू इज इक्वल्स टू, है ना, E नॉट। अब देखिए आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए और दिया क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए और दिया रिडक्शन पोटेंशियल है, तो आप रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, इसके सामने माइनस लगा दीजिए, ये आ जाएगा 0.76 वोल्ट्स माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग जिंक का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.02, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 2 into 10 to the power of -2। अक्सर बच्चों को log में प्रॉब्लम होती है, तो मैं यहां पे आपको सिखाना चाहता हूं कि log के कैलकुलेशंस बहुत सिंपल होते हैं। अगर log दो चीजों का प्रोडक्ट है तो उसके दोनों के इंडिविजुअल logs का सम ले लीजिए, ठीक है। अगर log में डिवीजन है m/n है तो आप इसको log m माइनस log n ले सकते हैं, और अगर log m का पावर n है तो आप n log m ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ बेसिक वैल्यूज भी मालूम होनी चाहिए। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.48। log 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 4 की वैल्यू हो जाएगी log 2 का होल स्क्वायर यानी 2 log 2 यानी 0.6 हो जाएगा, ठीक है। log 5 की वैल्यू जो है वो 0.6991 यानी 0.7 हो जाएगा। log 6 को आप log 2 into 3 लिख सकते हैं यानी log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और log 2 की वैल्यू 0.3 और log 3 की वैल्यू 0.48 है, ये 0.78 आ जाएगी। log 7 की वैल्यू आप लिख सकते हैं 0.84, log 8 की वैल्यू हो जाएगी log 2 का होल क्यूब यानी, है ना, ये 0.9 आ जाएगा, ठीक है। log 9 की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर यानी इसका डबल 0.96 आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब मैं इस ज्ञान के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। क्या आ जाएगा, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, है ना, इस इक्वेशन को यहां लिख रहा हूं, E जिंक प्लस 2 इज इक्वल्स टू, है ना, 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, ये दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है यहां पे, ठीक है। तो ये लॉग के केस में दोनों का सम हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 10 to the power of -2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 2 is 0.3 and this is like -2 into log 10। log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.76 0.0591 अपॉन 2 0.3 माइनस 2, ये आ जाएगा 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन 2 into 1.7 minus, this is like 0.76 plus 0.0591 into 1.7 divide by 2। सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी डिवाइड बाई 2, तो ये निकल के आ जाता है 0.76 प्लस 0.05, है ना, और ये आ जाएगा 0.81 वोल्ट्स, ठीक है। तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है
इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे, किस कॉन्सेंट्रेशन पे, जो अभी इस सेल में दिया गया है ना, इस कॉन्सेंट्रेशन पे 0.02 एम पे जिंक का स्टैंडर्ड। देखिए ये क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से आपने सीखा कि अगर जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 है, तो अगर ये कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो उस पर क्या क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.81 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करने की कोशिश कर। आइए नेक्स्ट इक्वेशन पे एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें है ना नल इलेक्ट्रोड पे बेस्ड हो। फॉर एग्जांपल है ना, यहां भी आपको पोटेंशियल निकालना है। दिया हुआ है प्लैटिनम क्लोरीन 0.58 एम, Cl माइनस 0.02 एम, दिया हुआ है E नॉट क्लोरीन स्लैश Cl माइनस इज इक्वल टू 1.36 वोल्ट। तो आपको है ना ये निकालना है क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल, ये निकालना है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये निकालना है। क्वेश्चन कहता है कि अगर क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल 1.36 स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है, तो इस कंडीशन पे जब क्लोरीन गैस का प्रेशर 0.5 है और क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.02 एम है, इस कॉन्सेंट्रेशन और इस प्रेशर पर ईएमएफ कितना होगा। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहां पर हम ईएमएफ पे कॉन्सेंट्रेशन के असर को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, फिर वही करिए, इक्वेशन लिखते हैं। इसका क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा, लिख सकते हैं हम लोग क्लोरीन चेंजेस +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू 2Cl माइनस। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। आप इसका नेक्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, E क्लोरीन चेंजेस इनटू Cl माइनस इज इक्वल टू E नॉट क्लोरीन चेंजेस इनटू Cl माइनस माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Cl माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस। याद रखिए कि इस रिएक्शन कोशिट में गैसेस का, ये बात पहले ही बता चुका हूं मैं, गैसेस का प्रेशर लिया जाता है और ना कॉन्सेंट्रेशन, अगर आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको, दिस इज लाइक, इसकी वैल्यू दी हुई है, क्लोरीन क्लोराइड माइनस की वैल्यू दी गई है, कितनी है 1.36 वोल्ट्स माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 का होल स्क्वायर बाई प्रेशर ऑफ क्लोरीन जो जाएगा वो 0.58 एम रेज टू द पावर ऑफ 1, बिकॉज यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 है, इससे यहाँ पे मैंने इसका क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.36 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 बाय 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -1, 10 टू द पावर ऑफ -3, ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, E क्लोरीन स्लैश Cl माइनस इज इक्वल टू 1.36 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 बाई 5, ये आ रहा है। ठीक है, मैं बेसिक से सॉल्व इसलिए करता हूं ताकि आपको एक एनकरेजमेंट मिले कि आप धीरे धीरे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। लॉग कई लोगों के लिए, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हैं अगर आप धीरे धीरे एक बेसिक्स को फॉलो करें। log 4 प्लस log 10 टू द पावर ऑफ -3, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और दोनों प्लस हो गया और डिवीजन होगा तो आप क्या लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे, माइनस log 5। ठीक है, तो दिस इज लाइक 1.36 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 4 is 0.6, this is -3, this is like log 5 is 0.7, 0.6991, ये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये पूरी चीज क्या निकल के आएगी, 1.36 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस क्या 3.1, माइनस 3.1। होप आई एम करेक्ट। log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6, ठीक है, और log 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6991.7, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा -0.1 और ये आ जाएगा -3.1। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे E क्लोरीन स्लैश Cl माइनस इज इक्वल टू 1.36 माइनस प्लस है ना 0.0591 इंटू 3.1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। +1.36
0.0591 into 3.1 divided by 2. कितना आ जा रहा है ये? 1.45 आई गेस, 1.45 वोल्ट्स। ठीक है, तो आपने देखा यहां पे हमने इसको है ना इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक क्वेश्चन देखा जो गैस इलेक्ट्रोड पे बेस्ड था। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, इसके ऊपर बेस्ड है, जो सी के ऊपर बेस्ड होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, है ना, सी पार्ट, या फोर्थ क्वेश्चन है ना, डी। क्या कहता है? फिर वही करना है, एक एक्सेल दिया हुआ है HCl, पीएच कितना है ना, 4.4, है ना, और फिर दिया हुआ है हाइड्रोजन 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लैटिनम ये दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करिए। आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है क्या कि H प्लस आयन चेंज कर रहा है किसमें? हाइड्रोजन में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ट्वाइस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू हाइड्रोजन गैस। इसका E सेल कैसे निकलेगा? E H प्लस स्लैश हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू E नॉट, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। यानी मैं कह सकता हूं यहां पे कि अच्छा, आपको पता है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या होती है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की 0 होती है। ठीक है, तो ये चीज 0 हो जाएगी, 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है? 2 atm इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का होल स्क्वायर। ये चीज आपका फाइनल EMF आ जाएगा शी का। अच्छा, अब दिक्कत क्या है कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकले कैसे? तो मैं आपको यहां पे बता दूं अलग से कि सिंस हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट pH is equals to minus log H plus ion concentration where log is base 10, तो आप यहां से कह सकते हैं कि H plus ion का concentration कितना हो जाएगा? 10 to the power of minus pH, 10 to the power of minus pH। तो एक बहुत ही है ना आसान फॉर्मूला है कि अगर आपको pH दिया हो तो H plus ion का concentration आप निकाल सकते हैं 10 to the power of माइनस pH होता है। तो यहां पे भी आप कर सकते हैं, अगर pH HCl का 4.4 है तो यहां पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10 to the power of minus 4.4। मैं आप pH वगैरह से घबराइए नहीं, अगर फ्रैक्शन में भी वैल्यू दी गई है तो आप वैसे ही लिख लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप फिर से इसका लॉग लेंगे तो वैल्यू जो है नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको मेरी बात समझ में आएगी। यहां पे क्या हो जाएगा, आप यहां पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power of minus 4.4 ले सकते हैं। क्या आ जाएगा? E is equals to EH plus slash hydrogen is equals to minus 0.0591 upon 2 log 2 by 10 to the power of minus 4.4 का whole square. This is like minus 0.0591 upon 2 log 2 into 10 to the power of plus 8.8 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग 2 प्लस लॉग 10 to the power of 8.8। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 0.0591 अपॉन 2, log 2 is 0.3 एंड दिस इज लाइक 8.8। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि EH प्लस स्लैश हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू minus 0.0591 upon 2 and this is like 9.1। ठीक है, 9.1, और इस छोटी सी वैल्यू को आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ये आ जाएगा 0.0591 मल्टीप्लाइड बाय 9.1 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज लाइक कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस 0.2689 वोल्ट्स। ठीक है, ये आपका EH प्लस स्लैश हाइड्रोजन हो गया। तो आपने देखा यहां पे कैसे मैंने शी के लिए है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और ध्यान दीजिए शी का स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल होता है, आप ध्यान दीजिएगा E नॉट
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, लेकिन अगर आप ये प्रेशर और ये कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल करेंगे तो उसी शी का ईएमएफ इतना निकल के आएगा। ये क्वेश्चन सिखाता है कि स्टैंडर्ड अगर 0 है तो नॉन स्टैंडर्ड जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने क्या कॉन्सेंट्रेशंस का कॉम्बिनेशन लिया है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने इस टॉपिक पे 4 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें एक में हमने धीरे से पीएच को इंट्रोड्यूस किया। नाउ एक क्वेश्चन में कराना चाहता हूं जिसमें मैं है ना स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स को भी सेल में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। ठीक है, आपको एक चीज ये समझना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम आपको जानना एक प्री रिक्विजिट है जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। सेल क्या है? AgCl सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। AgCl एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है /Ag। ठीक है ना, और दिया हुआ है कि E0 Ag प्लस /Ag की वैल्यू कितनी दी गई है ना, प्लस 0.80 वोल्ट्स, और यह भी दिया गया है कि KSP ऑफ AgCl इज 2 into 10⁻⁻10। ठीक है, यह चीज दिया जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लीजिए यहां पे एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AgCl, और यही बता रहा है कि AgCl एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट घुला हुआ है। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बहुत कम घुलते हैं पानी में। ठीक है, और इनका क्या मैथमेटिक्स है ये भी मैं अभी बता दूंगा, थोड़ा सा अगर जिन लोगों ने आयनिक नहीं पढ़ा है उनको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और इसमें एक Ag का एक रॉड ऐसे डाला हुआ है। ठीक है, इस सेल का हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मुझसे कहा गया है, वो भी कौन सा वाला है ना, रिडक्शन वाला कैलकुलेट करने को कहा गया है। ठीक है, तो यहां पे जो भी AgCl थोड़ा बहुत घुला होगा उसकी वजह से कुछ Ag प्लस आयंस प्रोड्यूस हुए होंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है? Ag प्लस विच ऑफ कोर्स कम्स फ्रॉम द सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Ag, ये रिएक्शन है। अगर आप इसका नॉस्ट इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं E Ag प्लस /Ag is equals to E0 Ag plus /Ag minus 0.0591 अपॉन N, एक log Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा ना, एक्टिव मास 1 ले लेंगे, और बाय Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ये आपका स्टैंडर्ड एक इक्वेशन होगा, नॉस्ट इक्वेशन, जो आप इस हाफ सेल के लिए लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये निकालना है हमें E Ag प्लस /Ag इज इक्वल्स टू E0, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है कितना है, 0.80 वोल्ट्स माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग 1 अपॉन Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे हमें Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पता इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का आउटकम है। ठीक है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का आउटकम है। तो आइए इसको डील करते हैं, इस चीज को निकालना है हमें ना। आपको पता है कि फॉर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, अगर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं तो आप उनके साथ ऐसे लिख सकते हैं क्या, AgCl सॉलिड प्लस एक्वस इज इन इक्विलिब्रियम विथ Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए स्पैरिंगली, कोई भी स्पैरिंगली, ये मैं आयनिक की चीज बता रहा हूं यहां पे। ठीक है, ये आयनिक की इंफॉर्मेशन है, ये आयनिक चैप्टर में अक्सर पढ़ाया जाता है स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में। क्या कहता है कि अगर आप स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ले लेते हैं और वो पानी में घुलता है तो वो आयंस में टूटेगा, Ag प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। माना कि ये सिर्फ S डिसॉल्व करता है, आपने जितना लिया है यहां पे डजंट मैटर, सिर्फ S मोल्स पर लीटर डिसॉल्व कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि S मोल्स पर लीटर डिसॉल्व कर रहा है 0.000SS, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 0SS लिखा जा सकता है। अब आप क्या लिख सकते हैं, इस इक्विलिब्रियम के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज होता है उसको हम KSP कहते हैं, और KSP इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट, यानी Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू क्या, Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप यहां पे देख सकते हैं KSP इज इक्वल्स टू, तो किसी भी सॉल्ट का जो आयनिक प्रोडक्ट आता है उसको ले लीजिए, आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लीजिए, उसको आप KSP के बराबर कह सकते हैं, जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा।
के बराबर होगा। अगर यहाँ पे कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मान लीजिए 2 होता तो आप आयन के कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ स्क्वायर ले लेते, या यहाँ 3 होता तो आप यहाँ पे क्या ले लेते, क्यूब ले लेते। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में बस इतना ही है कि जब भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आप घोलते हैं उनके आयंस का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करने पर जो वैल्यू आती है वो उस सॉल्ट का है ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहा जाता है, केएसपी कहा जाता है। यहां पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 2 into 10 to the power of -10। Ag प्लस की सॉल्युबिलिटी कितनी है, s मोल्स पर लीटर। Cl की सॉल्युबिलिटी कितनी है, s मोल्स पर लीटर। तो आप लिख सकते हैं s स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 10 to the power of -10। s को आप लिख सकते हैं √2 into 10 to the power of -5 मोल्स पर लीटर। ये आपकी सॉल्युबिलिटी आ गई, ठीक है, सॉल्युबिलिटी निकल के आ गई। तो क्या कह सकते हैं हम आगे, s निकल आया, यही s Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है जिसकी हमें है ना, देख रहे हैं आप Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, s है, और इसकी जरूरत हमें कहां है, हमें यहां रखना है। तो आइए इस इक्वेशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। क्या लिख सकते हैं, E Ag प्लस स्लैश Ag इज इक्वल्स टू 0.80 माइनस 0.0591 अपॉन 1 log 1 बाय Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन विच जो कि कितना निकल के आया है, √2 into 10 to the power of -5, √2 into 10 to the power of -5 निकल के आया। सॉल्व करते हैं इसे, 0.80 माइनस 0.0591 अपॉन 1 log, ये आ जाएगा 2 to the power of -12 into 10 to the power of 5। This can be written as 0.80 minus 0.0591 upon 1, ये आ जाएगा 5 log 10 to the power of 5 is 5 minus half log 2, ये आ जाएगा 0.80 minus 0.0591 upon 1 into log 2 is 0.3, 0.3 का हाफ कितना हो जाएगा, 0.15, 5 minus 0.15 is 4.85। Now the calculation becomes easy। क्या लिख सकते हैं, E Ag plus slash Ag is equals to 0.80 minus 0.286 आ जा रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, और जब आप इसको घटा देंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, 10 minus 6 is 4, 9 minus 8 is 1, 0.514 वोल्ट, ठीक है, ये चीज निकल के आ जाएगी। तो आपने देखा यहां पर Ag प्लस स्लैश Ag का EMF इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन से क्या सीखा हम लोगों ने, इस क्वेश्चन से सीखा कि अगर यहां पर इलेक्ट्रोलाइट की जगह स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ले लिया जाएगा या किसी इलेक्ट्रोलाइट का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिया जाएगा, तब भी हम उससे घबराएंगे नहीं। हम क्या करेंगे, उस सॉल्ट को पानी में तोड़ेंगे, मानेंगे कि S घुला है, 0 0 0 SS बन जाएगा, और जो भी इन आयंस का आयनिक प्रोडक्ट आएगा, आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट आएगा रेज़ टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसको हम KSP से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सीखा, 5 क्वेश्चन देखा जिसमें हम नॉस्ट इक्वेशन हाफ सेल रिएक्शंस पे या हाफ सेल्स पे लगाते हैं, हाफ सेल्स है। आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जहां हम पूरा सेल लेके चलते हैं जिसमें एनोड और कैथोड दोनों हो, और वहां पर नॉस्ट इक्वेशन कैसे लगाते हैं इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, calculate E cell and E naught cell, calculate E cell and E naught cell of the following cells at 298 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और सेल कौन सा है, सेल है ए, फर्स्ट क्वेश्चन, जिंक प्लस 2 0.5 m, सॉल्ट ब्रिज कॉपर प्लस 2 0.1 m स्लैश कॉपर, है ना, ई नॉट जिंक प्लस 2 स्लैश जिंक इज इक्वल्स टू माइनस 0.76 वोल्ट्स, एंड ई नॉट कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट्स, ठीक है। आपको ई सेल निकालना है और ई नॉट सेल निकालना। नाउ दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, है ना, व्हिच विल मेक अस लर्न हाउ टू अप्लाई नॉस्ट इक्वेशन फॉर सेल्स, ठीक है, कंप्लीट सेल्स के लिए नॉस्ट इक्वेशन कैसे निकालना है। आइए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जहां आपको इस कंप्लीट सेल के लिए ई सेल या ई नॉट सेल निकालना हो, सबसे पहले आपको काम करना चाहिए कि उसका सेल रिएक्शन लिखने की कोशिश करनी चाहिए। मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एनोड पर क्या हो रहा है,
एनोड पे हो रहा है जिंक इज चेंजिंग इनटू जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑफ कोर्स इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.5 m है, ठीक है। कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है कॉपर प्लस 2 इज चेंजिंग इनटू कॉपर, मैं लिख सकता हूं कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन इज चेंजिंग इनटू कॉपर, कॉपर प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0.1 m, ठीक है। इसका कंप्लीट कर लीजिए, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 0.1 m प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर प्लस जिंक प्लस 2 0.5 m प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहां पे कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख लिया है। अब इसका ईएमएफ लिखा जाए, क्या लिख सकते हैं इसका ईएमएफ, आप ईएमएफ लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n टू लॉग जिंक का कॉन्सेंट्रेशन विच इज ऑफ कोर्स 0.5 m बाय कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन विच इज ऑफ कोर्स 0.1 m। इसको लिख सकते हैं ई नॉट सेल कैसे लिखा जा सकता है, जिंक का जो हो रहा है, जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड ले लीजिए, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक प्लस स्टैंडर्ड कॉपर रिड्यूस कर रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 5, ये लिखा जा सकता है। मैं कह सकता हूं ई सेल इज इक्वल्स टू जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिया क्या है रिडक्शन पोटेंशियल जितना दिया है उसके सामने आप नेगेटिव साइन लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 0.76 वोल्ट्स प्लस ई नॉट कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल यानी 0.34 वोल्ट्स माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 5 इज कितना 0.6991 या 0.7 हो जाएगा। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि ई सेल जो निकल के आएगा इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल की वैल्यू इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितनी आ जाएगी 1.10 वोल्ट्स माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 0.7। हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.10 माइनस 7 1 जा 7 7 9 जा 9 7 जा 56 7 5 जा 35 प्लस 5 40, ठीक है, यही आ रहा है बाई 2। दिस इज लाइक 1.10 माइनस 0.2033, ठीक है ना, 0.203 ले लीजिए, चलिए इसको अब हम क्या लिख सकते हैं इसे, या आप 3 को भी नेगलेक्ट कर दीजिए, 0.2 ले लीजिए, सिंपल, कीप इट सिंपल, ये आ जाएगा 0.90 वोल्ट्स के आसपास आ जाएगा। तो ई सेल की वैल्यू आ जाएगी 0.9 वोल्ट्स और ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई है, तो जितना स्टैंडर्ड ईएमएफ था उससे नॉर्मल ईएमएफ कम ही आया 1.10 वोल्ट, ये ई नॉट सेल आ जाएगा। होप आई हैव डन इट करेक्ट। 7 जा 7 7 9 जा 56 5 यहाँ पे 6 7 जा 35 और 5 40। अच्छा यहाँ पे ये आ रहा है शायद, है ना, ये 040 आ जा रहा है, यस, सो दिस इज लाइक 0.0203, ठीक है, 0.02 ही रहने दीजिए, तो दिस इज लाइक 0.02, तो ये कितना आ जाएगा 1.08 वोल्ट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ईएमएफ है जब जिंक का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 और 0.1 है, और स्टैंडर्ड कंडीशंस में कितना था 1.10 वोल्ट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखा जिसमें हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन लगाया, किसके लिए, एक कंप्लीट सेल के लिए। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड ना। क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट ई सेल एंड ई नॉट सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। सेल कौन सा है, सेल है प्लैटिनम हाइड्रोजन 0.1 ATM, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 0.002 m / Ag प्लस 0.05 m और फिर Ag है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि E नॉट Ag प्लस / Ag की वैल्यू जो है वो प्लस 0.80 वोल्ट है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर वही अप्रोच अपनाएंगे। देखिए इतने क्वेश्चंस करने का मतलब ही यही है, मकसद ही यही है कि आप लर्न कर लें कि क्या अप्रोच होगा। अब यहां पे क्या होगा, एनोड जो है
एनोड का हाफ सेल रिएक्शन लिखिए, हाइड्रोजन इज चेंजिंग इनटू ट्वाइस H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ऐसे। और कैथोड पे क्या हो जाएगा, कैथोड पर हो जाएगा, यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि हाइड्रोजन का यहां प्रेशर जो है वो 0.1 atm है और यहां पर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 0.02 m है, ठीक है। और जब Ag+ जो है वो Ag में चेंज होगा तो वो इक्वेशन हो जाएगा Ag प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Ag, ठीक है ना। Ag प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Ag, Ag इज 0.05 m और ऑफ कोर्स इसका तो कॉन्सेंट्रेशन होता नहीं। तो आप इस सेल रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिए, क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैसियस प्लस Ag प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू, हाँ यहाँ पे एक चीज और करना होगा आपको, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू ट्वाइस Ag ट्वाइस H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है 0.1 atm है, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.05 m है, ठीक है। Ag का तो कुछ भी नहीं और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.002 m है, ठीक है। अब मुझे इसके लिए नॉस्ट इक्वेशन लगाना है, कैसे लगाएंगे आइए सीखते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहां पर E सेल, इसका E सेल विल बी इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर बाय, है ना, प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस पावर 1 इनटू, है ना, Ag प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं क्या लिख सकता हूं, Ag प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। क्या लिखेंगे इसे, ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नॉट हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये हो जाएगा Ag प्लस स्लैश Ag रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, क्या लिख सकते हैं, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.002 का होल स्क्वायर इनटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना हो जाएगा 0.1 atm हो जाएगा, यहां पे आप 0.1 atm लिख सकते हैं इनटू Ag प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 0.05 m दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 0.05 m का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना होगा हमें, आपको मालूम है हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, सिल्वर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 होता है, सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.88 दी गई है माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 बाय 25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -1 एंड 10 टू पावर -4 10 टू पावर -5, मेरी समझ से यही वैल्यू आएगी, है ना, 2 2 4, ठीक है ना, एंड दिस इज लाइक 10 टू द पावर ऑफ -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.8 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 4 माइनस लॉग, इसको नीचे रहने 250, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं log 4 की वैल्यू तो हमें पता ही है, log 4 की वैल्यू कितनी होती है, ये आ जाएगा 0.8 माइनस 0.0591 अपॉन 2, log 4 की वैल्यू 0.6 हो जाएगी और log 250 की वैल्यू जो आएगी, log 250 इज 2.39, ठीक है, तो आ जाएगा 2.39, ये आ जाएगा 0.8 माइनस, ऑफ कोर्स ये नेगेटिव वैल्यू आने जा रही है तो यहां प्लस हो जाएगा, प्लस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 2.397, यानी 2.4 कह सकते हैं इसे, 2.4 कह सकते हैं, ठीक है। तो 2.4 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा 1.8, ठीक है, दिस इज लाइक 0.9, तो यहां पर ई सेल की वैल्यू आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल्स टू
ई सेल इज इक्वल्स टू 0.8 प्लस ये आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा 0.053, 0.053, ठीक है, एंड दिस इज लाइक 0.053 प्लस 0.8 इज कितना आ जाएगा, 0.853 वोल्ट्स। तो ये आपका ई सेल हो गया, ठीक है। ये ई सेल इस क्वेश्चन के लिए कितना निकल के आया, 0.0853, और इस सेल का ई नॉट सेल हमने अभी देखा, हमने कैलकुलेट किया था, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, 0.8 वोल्ट्स है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में वोल्टेज घट गया था, इस क्वेश्चन में हमने ऐसा कॉन्सेंट्रेशन लिया है Ag प्लस और H प्लस का कि वोल्टेज जितना स्टैंडर्ड था उससे ईएमएफ ऑफ द सेल जो है थोड़ा सा बढ़ गया है। तो हमें इस क्वेश्चन से सीखने को मिलता है कि कॉन्सेंट्रेशन से है ना ईएमएफ सेल का बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, डिपेंड करता है कि आपने किस कॉन्सेंट्रेशन का कॉम्बिनेशन लिया है, ठीक है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आशा है आपने नर्स्ट इक्वेशन को सीखा और समझा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल्स की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।